हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर को पढ़ा रहे थे। ठीक है, और इसके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैंने वो आपको करवा दिए थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ। और पहले चैप्टर्स में टोटल आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कितने टोटल 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिनको आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जो आपका चैप्टर है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कराने का केवल यही मतलब है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एक बार बड़े बड़े क्वेश्चंस तैयार कर लिए ना, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑटोमेटिक आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि आज हम आपको जो कुछ बताने वाले हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका मटेरियल है, और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसे जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पर लिखा है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ें सबसे पहले। और जब भी कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ना, तो वो 2 से 3 बातें उसमें पूछी जाती हैं। तो जैसा कि आप देख लो, पहला क्वेश्चन है जिसमें से काफी ज्यादा बातें पूछी गई हैं, यानी कि 2 रूपों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला रूप क्वेश्चन का है कि वियना की संधि क्या थी, यानी कि जो आपकी वियना की संधि थी ना, वो क्या थी। इसके बाद पूछा गया है कि इसके प्रमुख उद्देश्यों और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले समझो कि वियना की संधि जो थी वो क्या थी आखिर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि इसके प्रमुख उद्देश्य और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो हमें सब कुछ बताना है ना, तो उस वियना की संधि क्या थी, सबसे पहले इस बार इसको जानते हैं आखिर में। तो देखिए, 1815 ईस्वी में ब्रिटेन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोप शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। देखिए, जब 1815 ईस्वी थी ना, तो उसमें रूस और आपके ऑस्ट्रिया, प्रसा और जैसी यूरोपीय जितनी शक्तियां ना थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को क्या किया था, हराया था। समझ में ना, नेपोलियन ने मिलकर इनको हराया था। इनके सभी प्रतिनिधि, यानी कि इन सभी देश के प्रतिनिधि, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि थे ना, उन्होंने क्या किया था, यूरोप के लिए वियना में मिले थे। इन सभी के प्रतिनिधि जो ना यूरोप में एक सम्मेलन के लिए मिले थे, उसका नाम था वियना। वियना में सब मिले थे, और इस सम्मेलन की मेजबानी जो कर रहा था ना, वो आपका चांसलर ड्यूक मैटरनिक कर रहा था। ठीक है, समझ में आया। तो ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ था ना, इसी को हम लोग वियना की संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग एक बार में पढ़ेंगे। सन 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी, यानी कि ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इनके सभी प्रतिनिधि यूरोप के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी, या फिर कर रहा था। तो इस प्रकार से जो ये हमारा सम्मेलन था ना, यही आपका वियना की संधि हुई थी। इसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो 1815 ईस्वी में जो संधि हुई थी ना, ये आपकी वियना की संधि थी। इसमें क्या हुआ था, नेपोलियन को हराया गया था। किस किस ने हराया था, यूरोप, प्रसा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर आपके जो नेपोलियन था ना, उसको हराया था। ठीक है, तो ये आपकी हो गई क्या, वियना की संधि। अब देखेंगे इसके प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख व्यवस्थाएं क्या थी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो प्रमुख उद्देश्य था ना इस वियना संधि का, तो वो था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर नंबर आपकी जो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर ना, फ्रांसीसी क्रांति, उसको आप नहीं पढ़कर आए होगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड यूज हुआ है, जो कि आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, उसके दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में वापस लाया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर नेपोलियन के अधीन कब्जा किया गया था, या फिर किया था। तो इससे यह मतलब निकला कि फ्रांसीसी की क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश हटाया गया था, उसको वापस लाया गया था, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था उस समय, जो नेपोलियन के अधीन में कब्जा किए गए थे। तो पहला पॉइंट तो हमारा हुआ, तो क्लियर। तो हमको इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन तैयार करने के लिए मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग अंडरलाइन करते चलो। जहां इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको केवल आपको टारगेट करना है, सब कुछ आपको उतार के नहीं आना है। जैसे कि अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है ना, अच्छा आंसर, जिससे कि एग्जामिनर आपके अच्छे मार्क्स देना, तो आपको थोड़े से टारगेट करने पॉइंट्स। जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो बुर्बो वंश हटाया गया था ना, उसको वापस सत्ता में लाया गया, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया,
और लाखों खो दिए। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे जिनके नेपोलियन के दिन जिन पर कब्जा किया गया था। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। आइए हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि फ्रांसीसी जो आपकी फ्रांस थी ना, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो फ्रांस था ना उसके कई चारों ओर कई राज्य कायम कर दिए गए थे। तो फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे ताकि भविष्य में फ्रांस का जो विस्तार है ना वो ना हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ समझने की कोशिश करना, XYZ मैं आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, आप लोग समझने की भी कोशिश करना। जैसे कि एक मिनट, जैसे कि ये हमारा कोई फ्रांस है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा कोई फ्रांस है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा कोई फ्रांस है, ये फ्रांस का कोई राज्य है, तो इसके चारों तरफ क्या ना, फ्रांस के चारों तरफ कई राज्य जो ना विकसित कर दिए गए, चारों तरफ कई राज्य ये विकसित कर दिए गए ये राज्य। इसका मतलब ये, जब ये विकसित कर दिए जाएंगे तो जो फ्रांस की जो जनता थी उसके जो चारों जो कुछ लोग रहते ना, इसके बाहर घर नहीं बना सकेंगे, इसीलिए फ्रांस का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ के आ गया है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस भविष्य में और विस्तार ना कर सके, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, काफी ज्यादा इजी पॉइंट है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 आप लोग, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा कह रहा है कि फ्रांस के फ्रांस के उत्तर साइड में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में जानलेवा जोड़ दिया गया, यानी कि जेनेवा जोड़ दिया गया, जिससे कि संतुलन बना रहे। यानी कि फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में नीदरलैंड राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम भी शामिल था, और दक्षिण में जिनेवा जोड़ दिया गया जिससे कि पूरा जो संतुलन है ना वो बना रहे, ठीक है। बातों को समझने की कोशिश करना। आइए हम लोग देखते हैं 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। इसका मतलब यह, जो प्रसा था ना उसको पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए। किसको, प्रसा को कौन सी सीमा पर, पश्चिमी इलाकों सीमाओं पर, पश्चिमी सीमाओं पर। लाइक आपका ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो पश्चिमी यानी कि पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए, वो भी नए, जबकि ऑस्ट्रिया को ना उत्तरी इटली का नियंत्रण दिया गया। तो आपको ये पॉइंट में लिखना है, 5वां पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर हमारा 5 है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों की जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था ना उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने 39 राज्यों को, ठीक है, समझ रहे हो, यानी जो नेपोलियन था उसने 39 राज्यों की जो जर्मन महासंघ स्थापित की थी, यानी एकजुटता स्थापित की थी ना, उसको बरकरार रखा गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा है, 5। इसको याद रखना है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों की जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे भविष्य में बरकरार रखा गया। यही जो पॉइंट होते ना एग्जामिनर पढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनर सब कुछ नहीं पढ़कर आता है, वो कुछ ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ता है, और अगर आपने वो लिखे अच्छे से तो वहां पर आपको फुल में फुल नंबर मिलता है। तो आगे देखिए हमारा पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा प्रदान किया गया, जबकि प्रसा को मैक्सिनी, ये आपका मैक्सिनी लिखा हुआ है, मैक्सिनी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा प्रदान किया गया, जबकि प्रसा को मैक्सिनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए 7 पॉइंट दे रखा है हमारा कि इन सबका मुख्य उद्देश्य, जो वियना की संधि हुई थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बरखास्त रख दिया, यानी कि जिन्हें नेपोलियन ने बरखास्त रख दिया था। यानी नेपोलियन के दिन उसको क्या कि हटा दिया गया था, उसके क्या करना था, बहाली, यानी उन्हें वापस लाना था। ये जो वियना की संधि हुई थी इसमें उन राज्यों को वापस लाना था ना, जो जिन्होंने नेपोलियन को हटा दिया था उनको वापस लाना था। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। अब एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आपकी रूढ़िवादी से संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया। पॉइंट कह रहा है कि इन सबका जो मुख्य उद्देश्य था ना, राजतंत्र की बहाली कराना था, यानी कि राजतंत्रों की बहाली वापस लाना था, जिन्हें नेपोलियन के अधीन क्या कर दिया गया, बर्खास्त, यानी कि हटा दिया गया था। और साथ ही साथ यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो 7वां पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला आंसर या फिर क्वेश्चन समझ सकते हो, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टूडेंट्स की उदारवादियों की 1848 की क्रांति का
अर्थ लगाया गया था, क्या अर्थ था, फिर क्या अर्थ लगाया गया था। तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं बोर्ड एग्जाम में कभी कदार। और वैसे ये जो क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, बुक कह रही है कि भाई 1848 यानी कि उदारवादियों की जो 1848 की जो क्रांति थी ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या लगाया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों का बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर आपको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इन सभी विचारों के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा डिटेल में। फिर आपको मिलेंगे फुल में फुल मार्क्स। कितने ना मार्क्स मिलेंगे आपको? टोटल आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपने अच्छे से लिखा। तो देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए समझने की कोशिश करना। आंसर आपको लिखना है थोड़ा सा अच्छा, ताकि जो एग्जामिनर है ना आपको अच्छे मार्क्स दे। तो देखिए आपको आंसर लिखना है कि उदारवादी यानी कि जो उदारवादी थे ना, उन्होंने क्या किया था, उदारवादियों ने 1848 की क्रांति उस समय आरंभ हुई। यानी कि उदारवादियों की जो 1800, यहाँ पर कॉमा लगा देना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उदारवादियों की जो 1848 की जो क्रांति थी ना, उस समय प्रारंभ हुई थी जब यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। कितना आसान लिखा हुआ है, आप लोग लिखोगे सन 1848 ईस्वी की उदारवादियों की वह क्रांति उस समय प्रारंभ हुई जब यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण चल रहा था। इस क्रांति को लाने में मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि इस क्रांति को लाने में जो आपके मध्यम वर्ग के जो लोग थे ना, उनका बहुत ज्यादा योगदान था, तभी ये क्रांति आ सकी। इसके बाद देखिए लिखा हुआ जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। यानी कि इसके आ जाने से कई राज्यों में व्यापक परिवर्तन हुए या फिर देशों में व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। इसके आने से ये 3 प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले, जिसमें आपका सामाजिक परिवर्तन था, ठीक है, आपका आर्थिक परिवर्तन था, और इसी प्रकार की 3 प्रमुखता, ये राजनीतिक पहला परिवर्तन था, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 परिवर्तन देखने को मिले से किसके आ जाने से, आपकी 1848 की जो क्रांति थी। अब ये 1848 की जो क्रांति आपको याद रखनी थी, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी रूप में कि उदारवादियों की जो क्रांति हुई थी वो किस सर में हुई, तो आप लोग बता दोगे कि 1848 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद देखिए हम लोग अब चर्चा करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर हमें परिवर्तन देखने को मिला ना कि राजनीतिक में परिवर्तन हुआ, सामाजिक में परिवर्तन हुआ और आर्थिक में परिवर्तन हुआ। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। किसमें? राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो आइए देखेंगे एक एक करके इसके पॉइंट्स को। तो देखिए पहला हमारा पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन का, कि सर्वप्रथम राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि राजनीतिक जो आपके क्षेत्र थे ना, उसमें से पहला जो कार्य किया गया था, पहले बच्चों को किया गया था कि सर्वप्रथम सबसे पहले राजतंत्र का अंत किया गया। किसका? राजतंत्र का अंत किया गया। इसकी जगह गणतंत्र की स्थापना की गई। पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा पहला आपका। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए कितना आसान लॉन्ग क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसको अच्छे से समझा, पढ़ा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए फिर आपको लिखना है सेकेंड पॉइंट की सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। यानी कि जो सार्वजनिक मताधिकार को समझने की कोशिश करना क्या होता है कि जब आप लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाएगी तो आप लोग सार्वजनिक मताधिकार में आ जाओगे, आप लोग वोट डालने लगोगे। तो वही बात कही गई कि सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, यानी कि जो जर्मनी, इटली और पोलैंड थे ना, वह ये क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रो हेंग्रीथन। ठीक है, ये मतलब 4 देश थे जो आपके जर्मनी, इटली, पोलैंड व ऑस्ट्रो हेंग्रीथन जैसे साम्राज्यों में उदारवादी मध्य वर्ग के स्त्री तथा पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। यानी कि कहने का मतलब है जर्मनी, इटली और पोलैंड के जो यानी कि जो कहने का मतलब है जो ये 4 राज्य थे ना आपके, जर्मनी, इटली, पोलैंड व फिर ऑस्ट्रो हेंग्रीथन, इन राज्यों का काम क्या था? इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य में उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री और जो पुरुष थे ना, उनमें संविधानवाद की जो मांग थी ना, उसको प्रारंभ करने के लिए इनको एक साथ एकीकरण में, राष्ट्रीय एकीकरण में जोड़ा था। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए स्टूडेंट हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट। तो इसका चौथा पॉइंट आप लोग लिखोगे हेडिंग डाल के। हेडिंग क्या डालोगे? चौथा पॉइंट में आप लोग लिखोगे कि उदारवादियों ने ऐसे राज्यों के निर्माण की मांग की, या फिर कह सकते हो ऐसे राष्ट्र राज्यों की मांग पर जोर दिया जिन्होंने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। यानी कि इन्होंने ऐसे राज्यों पर क्या किया, ऐसे राज्यों पर अपना दम तोड़ा जिनमें
संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांत आधारित हों। ऐसे पर इन्होंने दम तोड़ा, किसने? उदारवादियों ने। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट है आपके राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन का। तो देखिए पॉइंट नंबर लास्ट क्या कह रहा है कि महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने चाहिए या फिर दिए जाने की मांग की जाने लगी। ये कब मांग की गई? जब आप लोगों के राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तब ये मांग की गई कि महिलाओं के राजनीतिक मताधिकार दिए जाने चाहिए या फिर मांग की गई। देखो यहाँ से यार लैंग्वेज देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसमें थोड़ा सा अलग परिवर्तन निकला हो, क्योंकि ये सब मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये आपकी थोड़ी सी बुक की लेवल है, बुक की लैंग्वेज लिखी हुई है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी सटीक एकदम हिंदी लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि महिलाओं का राजनीतिक मताधिकार दिए जाने का क्या किया गया? मांग की गई, या फिर कह सकते हो आपको मांगा गया कि महिलाओं को भी राजनीतिक मताधिकार का जो वोट है वो मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा आप लोग, सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिएगा सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन में आप लोग क्या लिखोगे? पहला पॉइंट लिखोगे आप लोग कि महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। लगभग ये पहला पॉइंट ही है। तो इसलिए पहला पॉइंट है क्योंकि समाज में आपके पुरुष महिला दोनों ही आती हैं। तो पहला पॉइंट बहुत आसान है, आप लोग पढ़ कर आए हो कि महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट दे रखा है कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है ना, जैसे कि आप लोगों के यहाँ कई सारे वर्ग चलते हैं ना, तो वहां पर भी पिछले जमाने में कुलीन वर्ग चलता था। कौन सा वर्ग? कुलीन वर्ग। तो कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों, जैसे सभी क्षेत्र कौन कौन से? राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कि कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। महिलाओं के बढ़ने से क्या हुआ? कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। इसका मतलब क्या होता है कि महिलाएं जैसे जैसे बढ़ रही तो कुलीन वर्ग से ना वो आपका नीचे जाने लगा। क्या होता? नीचे जाने लगा। कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ है, नीचे जाने लगा। तो यही पॉइंट लिखा है कि कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी जैसे जैसे बढ़ी तो कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता भी कम होती रही। दूसरे आपको जो दूसरा क्षेत्र ना, आपका जो दूसरा क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र, इसमें हम 2 पॉइंट केवल पढ़ने हैं, केवल 2 पॉइंट। आगे देखते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, इसमें भी आपको 2 पॉइंट पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। देखिए आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांग के लिए प्रदर्शन व आंदोलन की मार्ग को अपनाया। यानी उन्होंने, जो मजदूर थे आपके और कारीगर थे ना, उन्होंने अपनी मांगों के लिए क्या किया? आपके प्रदर्शन, आंदोलन की मार्ग को अपनाया। ऐसे मार्ग को अपनाया जिससे कि उनको कुछ ना कुछ प्राप्त हो सके, जिनकी वो मांग कर रहे हैं उनको प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया? मार्गदर्शन, आंदोलन की मार्ग को अपनाया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, लास्ट पॉइंट आपका, कि भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। जो आपकी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन में क्या हुआ कि जो आपकी भूदास्ता थी ना, भूदास्ता और बंधुआ मजदूरी, इसका क्या किया गया? अंत किया गया। तो हम लोग भी इस वीडियो का या फिर इस क्लास का अंत करेंगे इस क्वेश्चन के साथ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और आज की इस क्वेश्चन के साथ आपके टोटल 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर आपको नहीं पता तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है स्टूडेंट्स। आपको नहीं पता तो बता दूं कि मैंने इससे पहले इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी, जिसमें मैंने आपको 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया है, ठीक है। और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, उतने अगर आपने तैयार कर लिए, इसके बाद मैं आपकी जब मैराथन क्लास लाऊंगा ना, तो वहां पर आपके लिए इतनी अच्छे से तैयारी हो जाएगी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 65+ तो आसानी से अचीव कर ले जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये इसलिए कर ले जाओगे क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का, समझ रहे हो ना? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो जरूर से प्रिपेयर कर लेना। मैं ये अपने स्टडी मटेरियल से निकाल के लाया हूं और पूरा मेरा स्टडी मटेरियल बन चुका है। अगर आप लोग चाहोगे ना तो मैं जल्द से आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दूंगा, लाइक मैथ्स की, आपके साइंस की, आपकी जो हिंदी की है ना, उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, और आपकी सामाजिक विज्ञान की तो चल ही रही है, ठीक है। तो सभी की प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको दिक्कत नहीं लेनी है। आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इससे पहले वाला वीडियो देख लेना।